यहाँ बिहारी जी का एक दोहा जो बहुत ही प्रसिद्ध है वो मैं ले रही हूँ। राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ कुछ इतने मगन हो जाते हैं कि वो दरबार में आना ही छोड़ देते हैं। दरबारी बड़े परेशान होते हैं कि क्या करें, राजा जब तक दरबार में नहीं आएगा तब तक किसी भी बात का निर्णय नहीं लिया जा सकता। सब परेशान थे तो उन्हीं के दरबारी कवि थे बिहारी जी ने एक श्लोक लिखकर उनके पास भेजा। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विधो आगे कौन हवाल। जब राजा ने इसको पढ़ा तो वो समझ गए कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि अभी तो ये सिर्फ कली है। कलियों में न मधु है, अभी उसका विकास नहीं हुआ है, उसमें अभी पराग कण नहीं आए हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि अली कली ही सौ विधो, अली मीन्स भौरा, कि अली भौरा जो है वो कली पर ही इतना मदमस्त हो गया है कि जब वो फूल बनेगी तब क्या होगा, भौरे की हालत क्या होगी। राजा ने उसके छुपे हुए अर्थ को, उसकी जो व्यंजना थी, जो भाव था, उसे समझा और वह दरबार में आ गए। इसीलिए यह जो दोहा है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि अगर राजा से कोई गुस्से में तो बोल नहीं सकता, राजा से कोई ये भी नहीं कह सकता कि आप दरबार में आओ। तो बिहारी जी ने जब ये दोहा लिखकर भेजा और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो दरबार में आए और कितनी सुंदर बात, कितनी गहरी बात उन्होंने लिख दी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, कि अभी तो विकास भी नहीं हुआ, जो संपूर्ण विकास होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। और अली कली ही सौ विधो, अली भौरा जो है वो कली में ही बिंद कर रह गया है, उसके संपर्क में आते ही उसके पास ही मंडरा रहा है। तो आगे कौन हवाल, आगे क्या होगा, एक चिंता व्यक्त की और राजा को उसके कर्तव्य का बोध कराया। इसीलिए राजा दरबार में आया और इसकी गहराई को, इसकी मार्मिकता को, इसके भाव को उन्होंने समझा। तो ये था उनका प्रसिद्ध दोहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, बहुत ही प्रसिद्ध है। और बिहारी जी ने जहाँ श्रृंगार की रचनाएं की हैं वहाँ उन्होंने नीति की रचनाएं भी की हैं, श्रृंगार की, वियोग और संयोग की बहुत खूबसूरत रचनाएं की हैं। उन्होंने यहाँ पर राजा को उसके कर्तव्य का बोध कराया। इसी तरीके से एक दोहा और बहुत प्रसिद्ध है जो उन्हें ये दिखाता है कि राजा को क्या करना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि जा सो राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवश्य नरक अधिकारी, कि जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो वह राजा नरगामी बनता है, क्योंकि प्रजा की सुरक्षा करना, उसका ध्यान देना उसका प्रथम कर्तव्य है। कुछ इसी भाव यहाँ पर हमें बिहारी जी के इस दोहे में मिलता है। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करे मिले मावस रवि चंद्र, कि अगर दुस्सह है दुराज, अगर राजा बुरा है, अत्याचारी है, प्रजा का ध्यान नहीं रखता, तो इससे क्या होता है कि प्रजा का जो दुख है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दी कि जिस तरीके से अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा मिलकर अधिक अंधेरो जग करे, संसार में और ज्यादा अंधेरे को कर देते हैं। यानी वैसे तो क्या है कि जब सूर्य का इतना प्रकाश होता है, चंद्रमा का इतना प्रकाश होता है, तो जब दोनों मिले तो उनका प्रकाश और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अधिक अंधेरो जग करे मिले मावस रवि चंद्र, मावस है, अमावस्या है, तो उस अमावस्या के दिन क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा मिल जाते हैं तो आप सभी जानते हैं ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण को होता है, पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण होता है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। तो जब ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन में आ जाते हैं, एक ही स्थिति में आ जाते हैं, इसीलिए वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। तो कितनी सुंदर रचना की, कितनी भाव, एक ऐसी बात की कि जब चंद्रमा का इतना प्रकाश है, सूर्य का इतना प्रकाश है, तो दोनों के मिलने पर बहुत प्रकाश होना चाहिए, लेकिन हो क्या जाता है, उल्टा हो जाता है कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, अंधेरा, अधिक अंधेरो जग करे।
और ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि राजा कैसा हो, अगर वो राजा प्रजा का ध्यान रखने वाला नहीं है, वो दुराग्रही है, अपनी ही मनमर्जी करता है, हठ धर्मिता करता है, प्रजा का ध्यान नहीं रखता है, तो वो जब अत्याचारी होगा तो उसके जो मंत्री हैं, उसके जो शासक हैं, उसके जो प्रजा पालक लोग हैं, जो प्रजा का ध्यान रखने वाले हैं, वो और भी ज्यादा अत्याचारी हो जाएंगे। और दोनों के मिलने से क्या होगा कि प्रजा के कष्टों का अंत नहीं होगा, प्रजा और ज्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि उस पर फिर शासन करने वाले एक नहीं अनेक हो जाएंगे। जब राजा ध्यान रखता है तो अन्य लोग भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इसके लिए राजा के प्रति जवाबदेही हैं। लेकिन जब राजा ही अत्याचारी हो तो शासक और ज्यादा अत्याचारी हो जाते हैं। ये सच बात है कि जहां पर शासक थोड़ा ढीला होगा, शासक अगर प्रजा का ध्यान नहीं रखेगा या अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रखेगा, तो बाकी लोग भी ध्यान नहीं रखेंगे। ये निश्चित बात है, व्यवहारिक बात है। और इस बात को यहाँ पर बिहारी जी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा और बताया कि जो राजा है वो प्रजा का कैसे ध्यान रखे, ऐसा ना करे कि दुराग्रही बन जाए, दुराचारी बन जाए, और इस तरीके से प्रजा का जो कष्ट है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाए। तो बिहारी जी ने भक्ति पर, नीति पर, श्रृंगार पर, संयोग और वियोग दोनों पर ही उन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं की हैं। तो बिहारी जी की और एक रचना ले लेते हैं। बड़ी सुंदर किशोरावस्था का चित्रण किया है। यहाँ पर उन्होंने छुट्टी न शिशुता की झलक, झलक पर्यो जौबन अंग, दीपत देह धून मिल, दीपत ताकत रंग, मिली गई न बचपन की भी झलक नहीं गई है। यानी किशोरावस्था यौवन में प्रवेश करने वाली नायिका का सुंदर चित्रण है कि उस पर अभी पूर्ण यौवन नहीं है, उसमें उसके चेहरे पर, उसके हाव भावों पर, उसकी अभिव्यक्ति पर अभी क्या है, शिशुता की झलक, उस पर अभी बचपन की झलक दिखाई देती है। और जब बचपन की दिखाई देती हो, संधिकाल हो, तो वह संधिकाल ज्यादा सुकून देने वाला होता है, ज्यादा सुंदर होता है। तो वही बात कह रहे हैं कि दीपत देह दुहून मन, मन की तरह उसका शरीर जो है वो चमक रहा है, क्योंकि उसमें इधर यौवन का भी प्रवेश है और इधर शिशुता का भी अभी अंत नहीं हुआ है, बचपन का भी अंत नहीं हुआ है। और कैसे है, दीपत ताफता रंग, और दीपत ताफता रंग, उसका रंग जो है वो एक प्रज्वलित लौ की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। इतना सुंदर उसका रूप है कि उस रूप में एक लावण्य है, एक आकर्षण है, और एक ऐसी दीप्ति है कि जो स्वतः एक देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती है, ऐसा उसमें भाव है। और क्यों है ये, क्योंकि ये संधि का है। किसका संधि, कि ना तो अभी बचपन गया है और ना पूर्णतः यौवन आया है। तो उन्होंने बड़ा मार्मिक बहुत सुंदर चित्रण किया है, और ऐसा चित्रण जो सहज ही आकर्षित कर लेता है। कि ऐसा आपने देखा है कि बचपन की एक अलग मासूमियत और एक अलग चंचलता, एक अलग भाव होता है, और युवावस्था का भी अपना एक अलग रूप रंग होता है। लेकिन जहाँ पर बचपन भी हो और जहाँ युवावस्था का प्रारंभ भी हो, उसका जो लावण्य है, उसका जो सौंदर्य है और उसमें जो आकर्षण है वो अद्वितीय होता है, और उसका ही चित्रण यहाँ पर बिहारी जी ने किया।